Anytime, anywhere, anybody, I am ready. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। हाँ, पानी उबाल कर ही पीना। या किसी सरपंच की आवाज़, हाँ बेटा, पानी हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। हाँ, मैं पूल हूँ, डेड पूल। और आपने शायद सोचा होगा ये रोमांटिक फिल्म है, लेकिन उस लाल सूट पहने बंदे ने दूसरे बंदे का कबाब बना दिया। तो हाँ, ये उस तरह की रोमांटिक फिल्म नहीं है, लेकिन अक्सर रोमांटिक फिल्में ऐसे ही शुरू होती हैं। सो ऐसे बात करता है। या फिर साउथ इंडियन फिल्म हो या फिर एनिमेटेड मूवी हो, किसी भी इसमें आपकी वॉइस को बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। बट जी वी वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम कि आपका इंटरेस्ट किस तरीके से शुरू हुआ, जी एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, या किस तरीके से आपने इस टैलेंट को अपने जी ये किया है, अनुभव किया है, या पहचाना कि यू कैन रियली डू दिस। दरअसल मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। और इंजीनियरिंग जिस वक्त मैंने की तब ये बहुत पीयर प्रेशर वाला मामला था कि इंजीनियरिंग करो या मेडिकल करो या बट मेरा झुकाव हमेशा क्रिएटिव आर्ट्स की तरफ रहा है। हालांकि तभी क्रिएटिव फील्ड को करियर की तरह लेना बहुत हल्के में लिया जाता था या उसे सीरियसली नहीं लेते थे। पर इसके बावजूद मैंने फिर इंजीनियरिंग के दौरान थिएटर वगैरह किया और थिएटर में फिर बहुत आगे इंग्लिश थिएटर किया, इम्प्रोव थिएटर किया, हिंदी किया, मराठी किया। और उसके बाद इंजीनियरिंग जैसे ही पूरी हुई मुझे लगा कि इसी से जुड़ा कुछ क्रिएटिव सा करने की कोशिश करनी चाहिए, और इसीलिए मैंने एक स्टूडियो शुरू किया था जहाँ बैंड्स वगैरह के गाने रिकॉर्ड किया करते थे। और इस इंटेंशन से स्टार्ट किया था कि शायद आगे ऑडियो प्लेज वगैरह रिकॉर्ड कर पाऊँ, और इसीलिए वहाँ छोटी मोटी रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी। और इस फील्ड के बारे में तब कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा पता भी नहीं था कि वॉइस आर्टिस्ट एक करियर हो सकता है या ऐसा एक करियर होता भी है। लोग आवाज़ देते हैं अपनी और उन्हें पैसे मिलते हैं इसके। तो अचानक एक दिन किसी क्लाइंट को ज़रूरत थी, आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग थी, पर वो आर्टिस्ट आ नहीं पाए किसी वजह से, और अ, उन क्लाइंट को वो काम पूरा करना था। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं कोशिश करके देखूं। तो किसी तोते की आवाज़, हाँ, पानी उबाल कर ही पीना। या किसी सरपंच की आवाज़, हाँ बेटा, पानी हमेशा उबाल कर पीना चाहिए, वगैरह, ये कोशिश करके देखी मैंने। उन्हें बहुत पसंद आया, उन्होंने कुछ और कैरेक्टर्स करवाए और फिर उन्होंने ही सैम्पल्स आगे पास किए। फिर आगे कॉल आने लग गए कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी है, आप कोशिश करेंगे। तो एक साल बाद लगभग स्टूडियो चलाते चलाते मैंने वो वॉइसिंग और स्टूडियो संभालने की कोशिश की, और फिर मुझे लगा कि इसमें बहुत क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है वॉइसिंग में, और बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, सीखने को। और इसलिए फिर मैंने एक साल बाद स्टूडियो बंद कर दिया और वॉइसिंग में छलांग लगा दी। अब तकरीबन 15 साल हो गए यही कर 15 रहा साल हो गए, हूँ। जी बट हाउ वाज इट, एनिमेशन से फिर हॉलीवुड जी मूवीज एंड ये ट्रांजैक्शंस जो थे वो जी। किस तरीके से थे? मैंने तो शुरुआत में मुझे मौका मिला था इंग्लिश टू हिंदी फ़िल्में करने का। अल्ट्रा कंपनी उस वक्त बहुत सारी इंग्लिश टू हिंदी फ़िल्में डब किया करती थी। तो डबिंग की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी, और उस प्रोसेस को समझने के बाद फिर मैं एनिमेशन की तरफ मुड़ा। एनिमेशन में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और उसके बाद एक ऐसा मोड आया जहाँ मैंने जाना कि वॉइस ओवर्स में बहुत कुछ है। कॉरपोरेट वॉइस ओवर्स होते हैं, डिस्कवरी के शोज़ होते हैं, होम शॉपिंग कमर्शियल्स हुआ करती थी काफ़ी सारी तब, और टेलीविज़न कमर्शियल्स, जो फ़ोन पे आईवीआरस होते हैं। और तब मैंने जाना कि ये वॉइस ओवर का वर्ल्ड, ये दुनिया कितनी बड़ी है। और मैंने खुद से ये तय किया था कि क्योंकि चूँकि मैं इस फील्ड में आया हूँ, मेरी किसी से कोई पहचान नहीं है, ऐसा कोई गॉडफादर या ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कनेक्शंस हैं, ना ही मैं इतना कुछ जानता हूँ इंडस्ट्री के बारे में या इस क्राफ्ट के बारे में। तो मैंने खुद से डिसाइड कर लिया था कि जो भी काम आएगा, जैसा भी काम आएगा, मुझे वो सीखना है। और इसीलिए फिर फ़िल्म के क्राउड्स वगैरह से शुरुआत की। उसके बाद उन क्राउड्स के बाद छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलने लगे, फिर सेकंड लीड, फिर लीड, ऐसे वो प्रोग्रेशन होता गया। उसके बाद एनिमेशन में कुछ बड़े ब्रेक्स मिले, जैसे बेन 10। इंग्लिश टू हिंदी फिल्मों में ग्रीन लैंटर्न फिल्म मेरी पहली थिएट्रिकल फिल्म थी रायन रेनल्ड्स के लिए।
और ऐसे करते करते फिर डिस्कवरी के काम आने लग गए और टेलीविज़न कमर्शियल्स किए। और अब फिर धीरे धीरे जैसे साउथ टू हिंदी इंडस्ट्री पिकअप होने लगी तो उसमें काम करना शुरू किया, और वहाँ से फिर वो सफ़र आते आते अब यहाँ तक आ पहुँचा है। वेल साउथ की अगर फिल्मों की बात की जाए तो आपने आइदर इट्स अल्लू अर्जुन या फिर एनटीआर, हर किसी के को अपनी महेश बाबू सबके जी। लिए अपनी वॉइस दी है पर्टिकुलरली। जी। एंड डायलॉग्स काफ़ी ज़्यादा साउथ के पॉपुलर होते जी। हैं, बट देन वॉइस ओवर आर्टिस्ट को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, बावजूद इसके कि ओरिजिनल वॉइस उनकी होती है। जी। बट देन अभी ये जो एक नया ट्रेंड आया है पुष्पा को लेकर, जी। वेरिंग अभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को एक नई रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत को सराहा जा रहा जी। है। सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी। एंड ऐसा क्यों अक्सर किया जाता है कि आपकी अकॉर्डिंग क्या होता है एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को उनकी जो जगह है, उनकी जी। जो पहचान है वो मिलती है? देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले 15 सालों से वॉइसिंग के फील्ड में हूँ, पर मुझसे बहुत पहले से इस इंडस्ट्री की शुरुआत से लेकर अब तक कई सारे सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर डायरेक्टर्स, राइटर्स, इंजीनियर्स, इन सब ने मिलकर कई बढ़िया प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिनकी बदौलत लोगों का ध्यान इस इंडस्ट्री की तरफ खींचा गया है। उन्होंने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से कई ऐसे हिस्सों तक हमारे देश के, और ना सिर्फ देश के बाहर भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पहुँचे हैं जो शायद लोग कभी ना देखते या कभी ना समझ पाते। अगर हम बात करें साउथ टू हिंदी इंडस्ट्री की, तो कई लोग सोचते हैं डबिंग क्यों किया जाता है, या इंग्लिश टू हिंदी में भी ये बहुत लोगों की ये सोच है। ये बहुत एलिटिस्ट सोच है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि सबटाइटल्स पढ़ पाना उतनी ही रफ्तार से, जितनी रफ्तार से वो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, और उतनी ही रफ्तार से उस फिल्म का मज़ा ले पाना, ये सबके लिए मुमकिन नहीं होता। और इसीलिए कंटेंट डब किया जाता है अलग अलग भाषाओं में, ना सिर्फ हिंदी में, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अलग अलग भाषाओं में ये डब किया जाता है, ताकि वहाँ के लोग जो इस ओरिजिनल कंटेंट को ना भाषा समझ पा रहे हैं, ना जो सबटाइटल आप दिखा रहे हैं उसे पढ़ पा रहे हैं उतनी रफ्तार से, उनके लिए ये कंटेंट डब किया जाता है। अब कई सालों की इस मेहनत से और इस एवोल्यूशन से ये इंडस्ट्री दिन ब दिन गलतियों को सुधार कर बेहतर से बेहतर काम करके इस स्टेज तक आके पहुंची है कि पिछले कुछ सालों में ये जो साउथ टू हिंदी के हीरोज़ जिनकी आप बात कर रही हैं, उनकी आवाज़ ना सिर्फ मैंने, कई सारे वॉइस आर्टिस्ट ने बहुत बखूबी दी है, जिसकी वजह से ये सारे साउथ टू हिंदी फिल्मों की वजह से ये सारे साउथ एक्टर्स अब नॉर्थ और मिडिल इंडिया में घर घर तक पहुंच गए हैं। ये बहुत आम नाम हो गए हैं, और इनकी इतनी सारी फिल्में हमने पिछले कुछ सालों में देखी हैं जितनी हम रेगुलर हॉलीवुड हीरोज़ की या बॉलीवुड हीरोज़ की भी नहीं देखते, क्योंकि उनकी इतनी फिल्में आती नहीं हैं। पर पिछले 5 सालों में इन लोगों की जितनी फिल्में थीं आज तक की, वो सारी डब होके बैक टू बैक देखने का मौका मिला, तो इनकी एक क्रेज़, इनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई। और इसके पीछे बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, राइटर्स की कई सालों की मेहनत है। तो मैं आज, अगर आप मुझे कह रही हैं कि आप ये इंटरव्यू ले रही हैं और आप कह रही हैं कि आपका काम पसंद किया जाता है, तो मेरे लिए ये बुनियाद रखी गई है इन सीनियर्स की, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये बुनियाद रखूँ मेरे आने वाले आगे जो वॉइस आर्टिस्ट की जनरेशन आएगी उनके लिए। और इसीलिए ये कभी कभी थोड़ा सा अनफेयर सा लगता है कि जब किसी आवाज़ के लिए किसी चेहरे को रिप्लेस किया जाता है। अगर आप आवाज़ के लिए आवाज़ को रिप्लेस करें तो दैट इज़ कम्प्लीटली फेयर, बिकॉज वही तो ये फील्ड है जहाँ इट्स अ वॉइस फील्ड। पर कई बार ये मार्केटिंग कॉल लिया जाता है कि शायद फिल्म ज़्यादा बिजनेस करेगी, और इसीलिए फिर वॉइस आर्टिस्ट को चेंज किया जाता है, जो मुझे लगता है कि इतने सालों की जो मेहनत है इस वॉइसिंग इंडस्ट्री की, इन सारी चीज़ों को फाइनेंशियली वायबल बनाने की, वो कहीं ना कहीं वो बात मुझे थोड़ी सी खटकती है कि उस पूरी मेहनत को इतने सालों की नज़रअंदाज किया जाता है। वेल, रिप्लेसमेंट की आपने जो बात की जी। है, तो पुष्पा की अगर बात करें हम, जी। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। ट्रेलर में आपने वॉइस दी थी, एंड जी। देन फिर क्या हो गया कि फिल्म में हमने श्रेयस की वॉइस को जी। देखा। जी। तो ऐसा क्यों हुआ अकॉर्डिंग टू यू, जी। या फिर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, टीज़र में मेरी आवाज़ थी, और ऐसा शुरुआत में बातें चल रही थी काम वगैरह शुरू होने की, और उसके बाद फिर ये डिसीजन लिया गया कि उन्हें वॉइस रिप्लेस करनी है। हालांकि ऐसा कई बार होता है, और कई वॉइस आर्टिस्ट के साथ ऐसा हो चुका है जहां उनके
कभी कभी पूरे किए हुए काम को या जो काम वो शुरू करने वाले हैं उस काम में किसी सेलिब्रिटी या ऐसे रिप्लेसमेंट किए जाते हैं, और ऐसा बहुत बार हो चुका है कई लोगों के साथ। ये क्यों किया जाता है इसकी तो कई वजह हो सकती हैं, बट अमूमन ये वजह बताई जाती है कि एक मार्केटिंग टीम का मार्केटिंग कॉल है। वो प्रोडक्शन हाउस लेता है या स्टूडियो लेता है या डायरेक्शन टीम लेती है, दिस ऑल डिपेंड्स, बट जनरली यही कहा जाता है कि एक मार्केटिंग कॉल होता है ताकि फ़िल्म ज़्यादा बिजनेस कर पाए। क्योंकि जहाँ तक बात है किसी कैरेक्टर को वॉइस के द्वारा जस्टिफाई करने की, तो इतने सालों का सभी वॉइस आर्टिस्ट का काम आप देख सकते हैं, तो ऐसा तो कोई कैरेक्टर नहीं रहा जहाँ कोई वॉइस आर्टिस्ट उसे जस्टिफाई नहीं कर पाया हो। तो अगर हम सोचने जाएं तो ऐसा लगता है कि हाँ, शायद ये पैसों के लिए ही लिया गया एक कॉल हो सकता है। जो एक तरह से हम अनफेयर भी कह सकते हैं, बट उनके लिए ये एक सही कॉल होगा क्योंकि जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो चाहेंगे कि उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिलें। अब थोड़ा सा यहाँ आके थोड़ी सी गाड़ी हिल जाती है पटरी से, क्योंकि अब सोशल मीडिया की वजह से जो फैंस हैं, जो इतने सालों तक एक वॉइस आर्टिस्ट की आवाज़ पसंद करते आए हैं, जब वो वॉइस आर्टिस्ट की आवाज़ रिप्लेस हो जाती है, तब कम से कम अब उनके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो खुलेआम अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर लेते हैं, जहाँ वो बता पाते हैं कि नहीं, जिनकी आवाज़ पसंद करते हुए हम इस एक्टर को जान पाए हैं या इस एक्ट्रेस को जान पाए हैं, हमें उसी कैरेक्टर की आवाज़ चाहिए। तो भले ये डिसीजन किसी आर्टिस्ट के हाथ में ना हो कि उसे रिप्लेस किया जाएगा, या कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने इस फिल्म में आवाज़ क्यों नहीं दी, हमें बहुत ये फिल्म दी, तो मैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि आर्टिस्ट के हाथ में नहीं होता ये फ़ैसला। ये सबसे आखिर में इनफैक्ट आर्टिस्ट को पता चलता है कि वो ये फ़िल्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये एटलीस्ट अब थोड़ा सा हमें इस बात से धीरज मिलता है कि जो काम किया जा रहा है वो चाहने वाले सराह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ये आर्टिस्ट पसंद है, इसका ये काम पसंद है। तो एटलीस्ट एज एन आर्टिस्ट दैट इज़ माई टेक अवे कि हालांकि मैं फ़िल्म नहीं कर पाया, पर लोगों का प्यार नज़र आया और उससे और बेहतर काम करने की एक ऊर्जा, एक शक्ति मिलती है। राइट जी। तो जैसे कि मैंने कहा आपने कितने सारे आर्टिस्ट जो है साउथ इंडस्ट्री में उनके लिए वॉइस दिया है, एनी वन पर्टिकुलर योर फेवरेट जिसके लिए आपको अपनी वॉइस देना बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई पर्टिकुलर आर्टिस्ट? कई सारे एक्टर्स हैं जिनके लिए आवाज़ देना बहुत पसंद है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि फ़िल्म किस तरह की है। जैसे कि अगर अल्लू अर्जुन की बात करें हम, तो मुझे डीजे में उनके लिए आवाज़ देना बहुत पसंद था, क्योंकि जब वो एज अ वॉइस मेरे लिए चैलेंज बनता है तब वो काम करने में और मज़ा आता है। तो डीजे में उन्होंने बहुत बखूबी 2 अलग किस्म के या अलग शेड्स वाले कैरेक्टर्स एक ही फिल्म में किए थे। तो एक में वो पंडित की तरह बात करता है, बट एक में एक मंझे हुए असैसिन है। तो वो जो चेंज ऑफ टोन लाना वो एक अलग किस्म का चैलेंज था। जैसे महेश बाबू हैं या जूनियर एनटीआर हैं, तो अलग अलग कोई फिल्म होती है जिसमें वो एक्टर एक ख़ास किस्म का कैरेक्टर करता है, तो वो वॉइस से दिखाना मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है और वो करने में फिर मुझे उतना मज़ा आता है। आपका कोई पर्टिकुलर फेवरेट डायलॉग है? कई सारे हैं, बट मुझे अल्लू अर्जुन का ये डायलॉग ख़ास पसंद है, विच इज़ एनी टाइम एनीवेयर एनीबॉडी आई एम रेडी। वेरी नाइस। शुक्रिया। वहीं पर हमने टीजर में तो ऑलरेडी आपकी आवाज़ पुष्पा में सुनी जी, ही थी, जी। लेकिन हम डेफिनेटली चाहेंगे कि जो डायलॉग्स अभी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है जी। पुष्पा के, जैसे क्रिकेटर्स से लेकर जी, जी। रेसलर तक हर कोई मिमिक जी, कर रहा है, वो जी। डायलॉग अगर हम आपसे सुन सके तो। कोशिश करता हूँ। पुष्पा पुष्पाराज, मैं झुकेगा नहीं साला। वेरी नाइस। Thank you. सेकंड डायलॉग, पुष्पा समझ के फ्लावर समझे का फायर है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। Very nice. शुक्रिया। So, well, definitely, आपने तो ऑलरेडी कह जी। दिया कि मेरे जितने भी फैंस या जी। मुझे पसंद करने वाले लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं कि आप क्यों नहीं, जी। उनके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे हाथ में नहीं जी। है। बट बिसाइड्स दैट मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से एक आर्टिस्ट, एक जी। एक्टर जब फिल्म साइन करता है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जी। क्या वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए भी कुछ ऐसा होता है या फिर उनके लिए कुछ ऐसा नहीं होता, बहुत इजीली वो रिप्लेस हो जाते हैं?
वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। हालांकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट अक्सर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो एक एनडीए किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें फ़िल्म से जुड़ी कोई भी जानकारी हमें देना अलाउड नहीं होता। तो इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि अरे ट्रेलर आ गया सर, आप पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप इसके बारे में लिख क्यों नहीं रहे हैं, या तो वो उसकी दो वजह होती हैं। एक तो अक्सर ये होता है कि कई प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए जाते हैं आर्टिस्ट से, और हम चाहते हुए भी इस बारे में कोई जानकारी किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि हमने एक एनडीए साइन किया होता है, और फिल्म हम कर रहे हैं नहीं कर रहे इसके बारे में हम कह नहीं सकते कुछ। और दूसरी वजह ये होती है, अमूमन आर्टिस्ट ऐसा करने से कतराते हैं क्योंकि आखिरी मोमेंट तक शायद आपकी वॉइस रिप्लेस हो सकती है। अगर मैंने पुष्पा के टीज़र के बाद ये डाल दिया होता कि मैंने पुष्पा का टीज़र किया है, और अगर वो रिप्लेस हो जाती वॉइस, तो वो इट वुड हैव बीन एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। और इसीलिए ये दो वजह होती हैं। जहाँ तक कि आर्टिस्ट को रिप्लेस ना कर पाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अब तक एग्जिस्ट नहीं करता वॉइसिंग इंडस्ट्री में कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर ऐसा कुछ है भी तो उसके सारे राइट्स स्टूडियोज़ अपने पास रिटेन करके रखते हैं। जी। पुष्पा के बाद एक नेक्स्ट बड़ी फिल्म होगी जी। उसके लिए आपको कंसिडर किया गया था, या कुछ इस बारे में बताना चाहिए? ऐसा कहा गया था कि आरआरआर के लिए, आरआरआर की टीम इनफैक्ट उन्होंने कांटेक्ट वगैरह भी किया था ट्रेलर्स के दौरान, बट उसके बाद आई थिंक ये फैसला लिया गया कि ये जो कैरेक्टर्स हैं आरआरआर फिल्म के, वो दक्षिण से ही आए हुए कैरेक्टर्स हैं, और इसीलिए वही एक्टर्स अपनी वॉइस खुद देने वाले हैं, और उनका जो एक्सेंट है वो फिल्म में कैरेक्टर्स के द्वारा जस्टिफाई किया गया है, और इसीलिए आई थिंक इस बार वही ओरिजिनल एक्टर्स अपनी आवाज़ देंगे। जी। सो इसके अलावा अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं? हालांकि आपने कह दिया कि आप नहीं कर सकते जी। टाइम फिल्म रिलीज ना हो जाए, जी। बट कुछ अगर शेयर करना चाहे दो फिल्में हैं जो अब आने वाली हैं। एक का ट्रेलर आया हुआ है, और हालांकि लोग और मैं सब इसके बारे में एक्साइटेड हैं, फिर भी अब तक सिर्फ ट्रेलर आया है फिल्म जब तक नहीं आती तो पूरी तरह से मैं ये कह नहीं पाऊँगा, लेकिन अल्लू अर्जुन का एक प्रोजेक्ट है, लेट्स सी क्या होता है। बट ट्रेलर आ चुका है और लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस कह कर लिख कर कहा है, और उन्होंने बहुत एंजॉय किया है ट्रेलर में जो परफॉर्मेंस है मेरा। इसके अलावा सूर्या की अगली एक फ़िल्म है ईटी हिंदी में, वो 4 तारीख को रिलीज़ टेंटेटिव रिलीज़ डेट है उसकी। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं अभी जो टाइमलाइन पर हैं। लेट्स सी। ये तो हमने बॉलीवुड ये साउथ फिल्म के बारे में जान ही लिया, हॉलीवुड के बारे में कैसे नहीं जान सकते? जी। कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर जो आपके दिल के बहुत करीब हो, और कोई पर्टिकुलर डायलॉग जो आप हमें सुनाना चाहते हैं? कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर जो मेरे दिल के बहुत करीब है, डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत मशहूर है, और जिसे करने में बहुत मज़ा आया था, और एक अलग किस्म का चैलेंज था। इसके अलावा बहुत से किरदार किए हैं, बट डेडपूल हमेशा स्पेशल रहेगा, बिकॉज़ जब वो फिल्म आई थी तो वो एक रिस्क की तरह थी। स्टूडियो ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वो कोई बिज़नेस करेगी, और उन्होंने बस एक रिस्क की तरह वो हमें सौंपी थी, और उन्होंने स्टूडियो से उम्मीद की थी। साउंड एंड विजन इंडिया में हमने वो फिल्म डब की थी, और डायरेक्टर्स, राइटर्स सबसे यही कहा था कि देख लो क्या हो सकता है इसका, और फिर हमने बहुत इम्प्रोवाइजेशन वगैरह किया, और पूरी टीम ने एक साथ मिलकर जो काम किया, उसके बाद वो फिल्म जिस तरह से उभर कर आई, और जितना उसको रिस्पांस मिला है, और आज तक लोग उसके बारे में मैसेजेस करते हैं। आई थिंक 5 साल हो गए उस फिल्म को। और उसके बाद भी जैसा कि हम इस इंटरव्यू में बात कर रहे थे, सेकंड फिल्म में कंट्रोवर्सी वगैरह हुई, और यही नतीजा निकला था तब भी। तो डेडपूल हमेशा से बहुत दिल के करीब रहा है कैरेक्टर, और वो बात कुछ इस तरह करता है कि हाँ मैं पूल हूँ, डेडपूल, और आपने शायद सोचा होगा ये रोमांटिक फिल्म है, लेकिन उस लाल सूट पहने बंदे ने दूसरे बंदे का कबाब बना दिया। तो हाँ, ये उस तरह की रोमांटिक फिल्म नहीं है, लेकिन अक्सर रोमांटिक फिल्में ऐसे ही शुरू होती हैं। सो ऐसे बात करता है। थैंक यू। जैसे हम घर के अंदर घुसे, हमने ये डिस्कवर किया कि आपको अपने कैरेक्टर्स जो आप जी। वॉइस देते हैं उसको कलेक्ट करने का बहुत ही एक अच्छा जी, शौक है। जी। तो ये शौक कहाँ से और क्यों, मतलब ये हुआ? जी। ये इसके बारे में मैं बहुत पहले से बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ सुपर हीरो फिल्मों का, और कॉमिक बुक्स वगैरह का, और खैर पहले भी कॉमिक्स और कहीं कहीं एक्शन फिगर्स वगैरह इकट्ठा करने की कोशिश किया करता था।
पर जब धीरे धीरे वॉइस करना शुरू किया और जब ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स करने लगा जो जिनके बारे में हमेशा पढ़ता था या जो मुझे बहुत पसंद थे और जिनकी आवाज़ चुपके से कभी घर में प्रैक्टिस कर लिया करता था, फिर जब वॉइसिंग में आया और धीरे धीरे इन्हीं कैरेक्टर्स के लिए असल में आवाज़ देने का मौका मिलने लगा, तो वो अंदर का जो एक बच्चा होता है वो बहुत एक्साइट हो गया। और मैंने ये छोटी सी कोशिश की थी कि कहीं से उन कैरेक्टर्स के एक्शन फिगर्स किसी तरह की एक याद की तरह वो इकट्ठा करना शुरू करूं, और धीरे धीरे करते करते बहुत सारे इकट्ठा हो गए और अब एक कलेक्शन जैसा बन गया है। और मैं अभी कोशिश करते रहता हूं कहीं किसी कैरेक्टर के कोई एक्शन फिगर या कोई किताब मिल जाए तो मैं अपने पास रखने की कोशिश करता हूँ। सो लास्टली जी। कुछ अपने फैंस के लिए कहना चाहेंगे? फैंस के लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह का प्यार, जिस तरह का सपोर्ट आप लोगों ने हमारे काम को, ना सिर्फ मेरे, हम सभी वॉइस आर्टिस्ट के काम को दिया है, जिस तरह से आप हमारे डिफेंस में आकर स्टूडियोज़ से या ये ट्रेलर्स के नीचे वगैरह लिखते हैं हमारे नाम लेकर, और ये सब आर्टिस्ट पढ़ते हैं, और ये प्यार ही है जिसकी वजह से बेहतर से बेहतर काम करने की हमें हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो इस प्यार को इसी तरह बरकरार रखिए। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सामने अच्छे से अच्छा काम लाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमसे थैंक बात यू। करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बॉलीवुड। थैंक्स।